नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, इस कहानी का नाम है भाग्य लक्ष्मी और इसका एक पार्ट पहले अपलोड हो चुका है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उस पार्ट को पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये सेकंड पार्ट है जिसको हम शुरू करेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि इस कहानी के फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ था कि भाग्य लक्ष्मी की शादी हो जाती है और वो एक बच्चे को जन्म देती है। जबकि भाग्य लक्ष्मी के पति दीपक किसी और लड़की से प्यार करते थे, लेकिन वो लड़की उस समय उसकी ज़िंदगी से निकल चुकी थी। शादी के बाद वो लड़की वापस आ जाती है और वो उसके प्यार में वापस पड़ जाते हैं और उनसे एक बच्ची भी हो जाती है, जबकि इस बात से भाग्य लक्ष्मी बिल्कुल अनजान थी। चलिए अब नेक्स्ट, जब भाग्य लक्ष्मी को इस बारे में पता चलता है तो वो क्या स्टेप उठाती है, वो इस स्टोरी में आगे हम पढ़ते हैं। भाग्य लक्ष्मी ने दीपक के विश्वासघात और बेवफाई से दुखी होकर घर छोड़ने का फैसला ले लिया तो अम्मा ने आगे आकर हाथ जोड़ लिए। मत जा बिटिया, मैं जानती हूँ दीपक गलत है, पर सब कुछ उस डायन का किया हुआ है। उसने दीपक को फंसा लिया है। मैं उससे बात करूँगी, उसे लेने जाऊँगी। अभी मुझे कुछ समय दे दो। जैसे ही उसे पता चलेगा तू आई है, भागा चला आएगा। तुझे बहुत चाहता है बेटा। अम्मा ने रोते हुए भाग्य लक्ष्मी से कहा, तेरा और विराट के बिना ये घर सूना है। अम्मा की बात का मान रखने के लिए भाग्य लक्ष्मी रुक गई, पर दिल में दरार आ चुकी थी जो शायद अब कभी नहीं भर सकती थी। अम्मा की कही बात सच निकली और लगभग 15 दिन बाद दीपक भाग्य लक्ष्मी से मिलने आया। घर में चारों ओर खामोशी फैली हुई थी। कोई किसी से भी बातें नहीं कर रहा था। रात के 10 बज रहे थे। कमरे के एक ओर भाग्य लक्ष्मी खड़ी थी तो दूसरी ओर दीपक, दोनों ही खामोश। भाग्य लक्ष्मी, मैं तुमसे कुछ, दीपक ने बोलना चाहा। उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, भाग्य लक्ष्मी बोली। दीपक ने उसकी तरफ देखा। मेरे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाते हुए आपको एक बार भी आत्मग्लानि नहीं हुई? क्या कमी रह गई थी मेरे प्रेम और समर्पण में, जो आपको दूसरी स्त्री की आवश्यकता पड़ गई? आज भाग्य लक्ष्मी ने पहली बार दीपक से ऊंची आवाज में बात की थी। मैं उससे प्रेम करता हूँ, दीपक नजर नीचे किए हुए बोला। और जो मुझसे किया वह क्या था? भाग्य लक्ष्मी बोली। वह भी प्रेम ही था। तुम दोनों से प्रेम करता हूँ, दीपक बोला। ओह, तो आप दोनों से प्रेम करते हैं? भाग्य लक्ष्मी व्यंग्यात्मक हंसी हंसी। पर अब उसके साथ रहना चाहोगे? भाग्य लक्ष्मी बोली। किसके जीवन का उद्धार करने का विचार है आपका? भाग्य लक्ष्मी ने कहा। तुम मुझे ताना मार रही हो, दीपक बोला। आप कुछ भी समझ सकते हैं, भाग्य लक्ष्मी बोली। मैं रश्मि को नहीं छोड़ सकता भाग्य लक्ष्मी, प्लीज समझो, दीपक बोला। मतलब आप मुझे छोड़ रहे हैं? भाग्य लक्ष्मी बोली। नहीं, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ना चाहता, दीपक बोला। ये संभव नहीं है दीपक। भाग्य लक्ष्मी के मुंह पर पहली बार दीपक का नाम आया। मैं विराट और तुम्हारे प्रति अपने कर्तव्य समझता हूँ और उन्हें निभाऊंगा, दीपक ने कहा। कर्तव्य और नैतिकता जैसे शब्द आपके मुंह से अच्छे नहीं लगते। जो व्यक्ति अपनी गर्भवती पत्नी को धोखा दे किसी अन्य स्त्री की संतान का पिता बन सकता है, उससे मुझे किसी भी तरह की कोई आशा नहीं है, भाग्य लक्ष्मी ने कहा। मैं इस हाल में रश्मि को नहीं छोड़ सकता। वो बेसहारा है। 2 बेटियों की जिम्मेदारी है उस पर। वो कहाँ जाएगी? दीपक ने कहा। मैंने तो नहीं कहा आप उसे छोड़ दो, भाग्य लक्ष्मी बोली। तुम दोनों बराबर हो मेरे लिए। मेरी बराबरी उस चरित्रहीन स्त्री से करके मुझे अपमानित न करें, भाग्य लक्ष्मी ने कहा। वो चरित्रहीन नहीं है, वक्त की मारी है, दीपक ने कहा। आपको उसकी वकालत करने की जरूरत नहीं है। वो क्या है और क्या नहीं, ये समय अवश्य आपको समझा देगा, भाग्य लक्ष्मी ने कहा। तुम उसे मेरी जिंदगी में स्वीकार कर लो। हम तीनों की जिंदगी शांति से कट जाएगी, दीपक ने बेशर्मी की सीमा लांघ दी। अगर मेरे संबंध किसी अन्य पुरुष से होते तो क्या आप मेरे साथ रहते? भाग्य लक्ष्मी ने यह पूछ लिया जो दीपक ने सोचा भी नहीं था। दीपक ने भाग्य लक्ष्मी की ओर देखा। भाग्य लक्ष्मी की आंखें अंगारे बरसा रही थी। दीपक खामोश। आपकी खामोशी ने सब कुछ कह दिया है। मैं तो अपने निर्णय पहले ही ले चुकी थी। अम्मा का मान रखने के लिए रुकी हुई थी। कल सुबह चली जाऊंगी, फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। आपको आपका नया परिवार मुबारक हो।
उम्मीद है आप उनके प्रति वफादार रहेंगे। भाग्यलक्ष्मी ने अपने दर्द को पीते हुए कहा। लेकिन मैंने तुम्हें जाने को नहीं कहा है। ये घर तुम्हारा है, तुम यहाँ आराम से रहो, मैं रश्मि के साथ रह लूँगा। तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, तुम्हारा और विराट का पूरा ध्यान रखूँगा। दीपक ने कहा, जानती हूँ, ध्यान तो आपने अभी तक भी खूब रखा है हमारा, पर यह संभव नहीं। मैं हर दुख, हर तकलीफ बर्दाश्त कर सकती हूँ, परंतु अपना स्वाभिमान खोकर मैं इस घर में कभी नहीं रह सकती। पर विराट मेरा बच्चा है, दीपक ने कहा। आपका एक और बच्चा है, अपना प्यार और कर्तव्य दोनों वहाँ दे दीजिए। विराट के लिए उसकी माँ ही काफ़ी है, और मेरे जीते जी उसे किसी ऐसे पुरुष की आवश्यकता नहीं जो उसका और उसकी माँ का गुनहगार हो। भाग्यलक्ष्मी कमरे से बाहर निकल गई और दीपक उसे जाते देखता रह गया। भाग्यलक्ष्मी विराट को लेकर अपने मायके आ गई। घर वालों का तो अंदाजा भी नहीं था कि भाग्यलक्ष्मी के जीवन में इतनी उथल पुथल मची हुई है। जब सबको सच्चाई पता चली तो सब ने जाकर दीपक से बात करने के बारे में कहा। जब भाग्यलक्ष्मी ने सुना तो इससे इनकार कर दिया। भाग्यलक्ष्मी ने कहा कि समझाया उसे जाता है जो गलती करे, जो नासमझ हो, उसे नहीं जो सब कुछ जानते समझते करे। और अगर उसके जीवन में मेरा कोई स्थान नहीं है तो मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी। उसकी बातों से माँ को बहुत ही दुख हुआ। माँ नहीं चाहती थी कि भाग्यलक्ष्मी का घर उजड़े, इसलिए वह बार बार उसको विराट की दुहाइयाँ देकर जाने के लिए कह रही थी और चाह रही थी कि किसी भी तरह दीपक और भाग्यलक्ष्मी का रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाए। पर यह संभव नहीं था। रिश्ते में सिर्फ दरार ही नहीं, एक गहरी खाई आ चुकी थी जो अब कभी भी नहीं भर सकती थी। दीपक भाग्यलक्ष्मी के दिल में अपना स्थान और सम्मान दोनों खो चुके था। भाग्यलक्ष्मी ने माँ के घर के ऊपरी हिस्से में रहने की इच्छा व्यक्त की। सुधा और उसके भाई रमेश ने खुशी खुशी उसका सारा इंतजाम ऊपर के हिस्से में कर दिया। ऊपर के हिस्से में 2 कमरे और एक रसोई घर था। इतना भाग्यलक्ष्मी और विराट के लिए पर्याप्त था। भाग्यलक्ष्मी ने अपनी माँ और भाई की मदद से सिलाई कढ़ाई की सामग्री एकत्रित की और उसी से ही ऊपर वाले हिस्से में सिलाई का काम शुरू कर दिया। भाग्यलक्ष्मी का हाथ तो बचपन से ही सिलाई कढ़ाई में अच्छा था, तो उसका काम चल निकला और उसकी इतनी आय होने लगी जिससे वह अपना और विराट का खर्चा आसानी से निकाल सकी और कुछ बचत भी कर सके। हालांकि रमेश और सुधा हर कदम पर उसके साथ थे, पर वह एहसान लेकर खुद को छोटा नहीं बनाना चाहती थी। यहाँ तक कि उसने अपनी माँ से भी मदद लेने से मना कर दिया था। भाग्यलक्ष्मी अपने आत्मविश्वास और स्वाभिमान के बल पर आगे बढ़ चली। समय अपनी गति से बढ़ चला। भाग्यलक्ष्मी और विराट अब एक दूसरे के पूरक थे। वह माँ बेटे को किसी और की आवश्यकता ही नहीं थी, और अगर कभी कुछ ज़रूरत होती तो सहृदयी मामी सुधा और मामा रमेश का साथ तो हर समय था ही। भाग्यलक्ष्मी के संस्कार और परवरिश यहाँ एक और विराट को एक अच्छा इंसान बना रहे थे, दूसरी ओर भाग्यलक्ष्मी भी आत्मनिर्भर बनकर कर्म पथ पर लगातार आगे बढ़ रही थी। उधर दीपक भी कुछ महीनों बाद रश्मि को लेकर अपने घर आ गया। दीपक के माता पिता को हालांकि यह रिश्ता मंजूर तो नहीं था, पर कहते हैं संतान के आगे हर कोई चुप हो जाता है, तो उन्होंने भी रश्मि को अपना लिया। जैसे जैसे रश्मि और दीपक की बेटी परी बड़ी हुई तो उनके पैर की विकृति के बारे में रश्मि और दीपक को समझ में आया। उसका एक पैर कमज़ोर था और वह लंगड़ा लंगड़ा कर चलती थी। दीपक को अपनी बेटी से बहुत स्नेह था और वह उसके लिए बहुत परेशान भी रहता था। उसने उसका हर जगह हर संभव महंगे से महंगा इलाज करवाया, पर सब लाइलाज निकला और वो अपाहिज ही रही। एक तो बुजुर्ग माँ बाप की सेवा, दूसरी अपाहिज बेटी की देखभाल। रश्मि परेशान हो उठी। रश्मि को अपना अपंग बेटी से नफरत हो चली थी। जैसे तैसे 5-6 साल बीते। जितना ज़्यादा दीपक को उस लड़की से मोहब्बत थी, रश्मि को उतनी ही अधिक उससे नफरत। और एक दिन अचानक रश्मि अपने दोनों बेटियों को दीपक के घर छोड़कर फिर से गायब हो गई। दीपक ने रश्मि को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर उसका कहीं पता नहीं चला। उड़ती उड़ती एक खबर मिली कि रश्मि ने अपने पुराने पति को भी छोड़ दिया है और दीपक के पास आ गई थी और दीपक को उसकी मौत के बारे में झूठ बताया था। दीपक का दिल टूट गया और उसको भाग्यलक्ष्मी के कहे हुए शब्द याद आए कि वह चरित्रहीन स्त्री है या नहीं, यह तो आपको वक्त ही बताएगा। अब दीपक पछता रहा था
पर अब बहुत देर हो चुकी थी। दीपक भाग्यलक्ष्मी को खो चुका था और रश्मि उसको छोड़कर जा चुकी थी। उसके वृद्ध माता पिता के साथ साथ दो बच्चियों की जिम्मेदारी भी अब दीपक पर आ गई। उनमें से बड़ी बच्ची प्रिया, जिसको रश्मि अपने साथ लाई थी, वह लगभग 10 साल की हो रही थी और दीपक की बेटी परी की उम्र अब 7 साल थी। दोनों ही बच्चियां उम्र के उस दौर पर थी जहां उन्हें माँ की सख्त ज़रूरत थी, पर उनकी माँ तो अपने ऐशो आराम की खातिर उन्हें छोड़कर जा चुकी थी। जैसे ही दीपक को खबर मिली कि रश्मि पास के ही शहर के एक बिजनेसमैन के साथ रह रही है, तो दीपक भागा भागा उसके पास गया और उसके आगे हाथ जोड़ दिए। रश्मि, प्लीज वापस चलो। मेरे लिए ना सही, अपनी अबोध बच्चियों के लिए वापस चलो। उनका तुम्हारे अलावा कौन है? उन्हें कौन संभालेगा? मेरे माता पिता वैसे ही वृद्ध हो चले हैं, उन्हें भी आज तुम्हारी ज़रूरत है। दीपक गिड़गिड़ाया। माफ़ी चाहूँगी दीपक, पर मैंने ऐसा जीवन कभी नहीं चाहा जैसा तुमने मुझे दिया। मैं पहले भी तुम्हें इसलिए छोड़कर गई थी क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे मिडिल क्लास परिवार में नहीं रहना चाहती थी। पर जब मेरे मेरे पति के साथ अनबन हो गई और तुम एक अच्छी पोजीशन पर आ गए, तो मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई और रास्ता नहीं था। मैं तुम्हारे पास वापस आई, लेकिन तुमने फिर से मुझे वही जीवन दे दिया, घर गृहस्थी चूल्हा चौका, जिसके कारण मैंने अपने पति को छोड़ा था। मैं इस सब के लिए नहीं बनी हूँ दीपक। मेरे ख्वाब बहुत ऊंचे हैं जो अब जाकर पूरे होंगे। अब मुझे मेरी मंजिल मिल चुकी है। अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देख सकती। बेहतर होगा कि तुम भी मुझे भूल जाओ। रश्मि के दो टूक जवाब पाकर दीपक वापस लौट गया और जैसे तैसे दोनों बच्चियों और माता पिता की देखभाल करने लगा। रह रहकर भाग्यलक्ष्मी का मासूम चेहरा और आंसू भरी आंखें उसके सामने आ जाती, पर अब पछतावे हो के अलावा उसके पास कुछ शेष नहीं था। समय अपनी रफ्तार से बढ़ चला। दीपक की उजड़ी जिंदगी में दुखी माँ ने संसार छोड़ दिया, तो दीपक भी की मुश्किलें और भी बढ़ गई। अब रश्मि की बेटी प्रिया 18 साल की हो चुकी थी और दीपक की बेटी परी 15 साल की। दीपक दोनों बेटियों की परवरिश जी जान से कर रहा था, लेकिन पैरों से कमज़ोर परी की उसे अत्यधिक चिंता होती थी। आज दीपक को भाग्यलक्ष्मी की अहमियत समझ आ रही थी। उसके साथ किए बर्ताव और धोखे के लिए वो पछता रहा था। दीपक भाग्यलक्ष्मी को वापस लाना चाहता था, पर किस मुंह से जाए भाग्यलक्ष्मी के पास? इतना सब होने के बाद क्या भाग्यलक्ष्मी उसे माफ़ कर पाएगी? कैसे माफ़ी मांगेगा वह? यही सोच सोच कर दीपक परेशान हो रहा था। आखिर काफ़ी सोचने के बाद दीपक ने भाग्यलक्ष्मी के पास जाकर माफ़ी मांगने और भाग्यलक्ष्मी को वापस लाने का निर्णय ले लिया। माँ, देखो मेरा रिजल्ट आ गया और मैंने अपने स्कूल में टॉप किया है। स्कूल में ही नहीं, पूरे जिले में टॉप किया है। विराट दौड़ता हुआ आया और भाग्यलक्ष्मी से लिपट गया। उसकी बात सुनकर भाग्यलक्ष्मी की आंखों में आंसू बह चले। ओ माँ, अब क्यों रोती हो? अब रोने के दिन गए, अब तो हंसने के दिन आ रहे हैं। आप बिल्कुल भी चिंता ना करो, मैं आपको संसार की हर खुशी दूंगा। बस एक बार मैं इंजीनियर बन जाऊं, फिर तुम देखना। विराट बोला। हाँ बेटा, क्यों नहीं। जब तुम इतनी मेहनत कर रहा है तो इंजीनियर जरूर बन जाएगा। भाग्यलक्ष्मी ने प्यार से विराट के सिर पर हाथ फेरा। माँ, सिर्फ मेहनत नहीं, आपका आशीर्वाद और आपके कर्म जिन्होंने मुझे आज इस लायक बनाया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस बार टेस्ट क्लियर जरूर कर लूँगा, सफल जरूर हो जाऊंगा और जल्द ही इंजीनियर बन अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा। विराट ने भाग्यलक्ष्मी के पैर छूकर कहा। मेरा राजा बेटा। राज्य भाग्यलक्ष्मी ने विराट की बालैया ली। तभी रमेश का बेटा अजय दौड़ता हुआ आया। भाग्यलक्ष्मी बुआ, भाग्यलक्ष्मी बुआ, आपसे मिलने कोई आया है। पापा आपको नीचे बुला रहे हैं, अजय ने कहा। मुझसे मिलने कौन आया होगा? भाग्यलक्ष्मी सोचने लगी। हो सकता है कोई अपने कपड़ों का ऑर्डर देने आया हो। भाग्यलक्ष्मी ने मन ही मन सोचा और धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। उसके पीछे पीछे विराट चल दिया। बैठक में कदम रखते ही भाग्यलक्ष्मी ठिठक गई। सामने वही इंसान खड़ा था जिसे कभी भाग्यलक्ष्मी ने टूटकर चाहा था, जो कभी भाग्यलक्ष्मी के जीने का एकमात्र सहारा था। और उसकी बेवफाई से भाग्यलक्ष्मी का भाग्य पर से विश्वास उठ गया था और वो भाग्य और नियति छोड़कर कर्मपथ पर चल पड़ी थी। दीपक भाग्यलक्ष्मी के मुंह से निकला। भाग्यलक्ष्मी के पैर जड़मत हो गए और वो आगे न बढ़ सके।
रमेश ने भाग्यलक्ष्मी के कंधे पर हाथ रखा और अंदर चला गया, पर विराट वहीं खड़ा रहा। कैसे आना हुआ? भाग्यलक्ष्मी ने दीपक से पूछा। मैं इस लायक तो नहीं कि तुम मुझे माफ़ कर सको, फिर भी तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो भाग्यलक्ष्मी, दीपक ने कहा। अपनी गलती का एहसास होने में बहुत समय लग गया आपको, भाग्यलक्ष्मी बोली। नहीं, गलती का एहसास तो बहुत जल्द हो गया था, पर अपराध बोध ने आने न दिया, दीपक ने कहा। फिर अब कैसे आ गई? अब अपराध बोध खत्म हो गया? भाग्यलक्ष्मी व्यंग्यात्मक हंसी हंसी। अपराध बोध तो मरते दम तक खत्म नहीं होगा, पर कुछ एहसास ऐसे हैं जो जीते जी ही हो जाते हैं। उन्हीं में से एक है तुम्हारे होने का एहसास, मेरी गलती का एहसास और रश्मि के धोखे का एहसास, दीपक ने कहा। रश्मि? भाग्यलक्ष्मी ने गहरी सांस खींची। भाग्यलक्ष्मी, मुझे माफ़ कर दो, तुमने सच कहा था। मुझे जल्द ही सच का पता चल जाएगा। रश्मि चरित्रहीन है और देखो मुझे पता चल गया। वह तो एक ऐसी औरत है जिसने अपनी बच्चियों के बारे में भी नहीं सोचा, उन्हें भी छोड़कर चली गई, दीपक ने दुखी होकर कहा। सच कहूँ तो रश्मि और आप में आज मुझे कोई फ़र्क नहीं समझ आता। आप दोनों ही एक से हो, स्वार्थी और बेवफा, जिन्हें किसी की मोहब्बत का कोई एहसास नहीं और जो ना भी किसी की भावनाएं समझते हैं। पर माफ़ी चाहूँगी, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरी माफ़ी भी नहीं, भाग्यलक्ष्मी स्वाभिमान से बोली। ये विराट है ना, हमारा बेटा, दीपक ने विराट को देखकर भावुक होकर कहा। ये मेरा बेटा है, सिर्फ मेरा बेटा विराट। भाग्यलक्ष्मी ने वात्सल्य भाव से विराट की ओर देखा। तुम्हारे इनकार करने से रिश्ता नहीं मिट जाएगा। विराट के साथ मेरा खून का रिश्ता है, वो मेरा बेटा है। भाग्यलक्ष्मी राजीव खिंच उठा। रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, जन्म देना मात्र काफ़ी नहीं होता संतान के लिए, पोषित करना होता है अपने खून से, सींचना पड़ता है भावनाओं की बारिश से, और कर्तव्य निभाने पड़ते हैं, तब जाकर संतान पर अपना हक जता पाते हैं। और विराट को आपने इनमें से कुछ भी नहीं दिया, फिर ये हक क्यों? भाग्यलक्ष्मी ने पूछा। भाग्यलक्ष्मी, छोड़ो गुस्सा, माफ़ कर दो मुझे, वो घर आज भी तुम्हारी राह देख रहा है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें और विराट को संसार का सब सुख दूंगा, दीपक बोला। मुझे सुख के लिए अब आपकी आवश्यकता नहीं है, और विराट के लिए उसकी माँ काफ़ी है। आप चाहें तो विराट से पूछ सकते हैं। भाग्यलक्ष्मी ने विराट की ओर इशारा कर दिया। जो मेरी माँ का निर्णय है वही मेरा, मैं किसी पिता को नहीं जानता, मेरे लिए मेरी माँ ही पिता भी है और माँ भी, उसके अलावा मुझे किसी पिता की जरूरत नहीं, विराट बोला और भाग्यलक्ष्मी के पास खड़ा हो गया। तुम लोग चाहे मुझसे कितनी भी नफरत करो, मैं हार नहीं मानूंगा, तुम्हें और विराट को मना के रहूंगा, दीपक बोला और चला गया। दीपक उस दिन तो घर वापस आ गया, पर उसके मन में भाग्यलक्ष्मी को वापस अपने घर लाने की एक उम्मीद जाग उठी थी। अब जैसे ही वक्त मिलता वो भाग्यलक्ष्मी से माफ़ी मांगने और विराट को मनाने उसके घर जाता रहता। अब दीपक को कि दोनों बेटियां भी भली भांति दीपक, रश्मि और भाग्यलक्ष्मी के रिश्ते की सच्चाइयां जानती थी, और कहीं ना कहीं उनका झुकाव भी भाग्यलक्ष्मी की तरफ ही था। समय की गति बड़ी निराली होती है। अब माँ के बाद पिता भी दीपक का साथ छोड़ इस संसार से विदा हो गए थे। कुछ अपनी गलती का एहसास तो कुछ आत्मग्लानि और अकेलापन, दीपक टूटने लगा था। ऐसे में उसने शराब को अपना सहारा बना लिया और जैसे तैसे अपनी बेटियों और घर को संभालने लगा। उसने खुद को पूरी तरह शराब में डुबो दिया। वह दिन रात शराब पीता और पड़ा रहता। समय के साथ दोनों बेटियां जवान हो गई। दीपक ने अपनी बड़ी बेटी प्रिया की शादी एक सामान्य सा लड़का देखकर कर दी। अब केवल परी और दीपक ही रह गए थे इस बड़े से हवेली नुमा घर में। परी भले ही पैर से अपाहिज थी, पर दिमाग से काफ़ी समझदार और सुलझी हुई थी। वह अपने पिता की तकलीफ समझती थी और साथ ही उसे भी इस बात का अफसोस था कि उसकी माँ रश्मि की वजह से भाग्यलक्ष्मी की गृहस्थी बर्बाद हो गई और उसके पिता का जीवन। पर वो क्या कर सकती थी? उसके हाथ में कुछ ना था। वह जितना संभव हो सकता था अपने पिता का संबल बनने की कोशिश करती। दीपक की तो जान बसती थी परी में। आखिर उसके पास परी के अलावा कौन था अपना? इधर कुछ दिनों से दीपक की तबीयत खराब रहने लगी। अब दीपक को परी की चिंता सताने लगी। कहीं उसे कुछ हो गया तो परी का क्या होगा?
और उसने उसके लिए भी योग्य घर और वर की तलाश शुरू कर दी। तो दोस्तों इस पार्ट को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि क्या भाग्य लक्ष्मी को दीपक वापस अपने घर ला पाएगा या नहीं ला पाएगा, या फिर क्या होने वाला है अब दीपक की ज़िंदगी में। तो दोस्तों ये सब तो जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप ये ज़रूर बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।